नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड हम सिंपली आंसर मार्क करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हम स्टैटिक का कोई पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी है जिसे आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती हैं एंड दोपहर 2:05 पर आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक हमने 2014 से लेके 2018 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। एंड डे नंबर 47 को हमने स्टार्ट किया था 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। एंड आज है डे नंबर 49, जिस दिन हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 करके देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया हो तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि अभी हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा। ठीक है। ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें, है ना, उसे समझ लें, और उसके बाद मैं आपको समझाऊं क्या सही है क्या गलत है। अब ये क्वेश्चन आया है उस टाइम पर, ठीक है, जिसमें बोला गया था रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। अब उस टाइम पे काफी न्यूज में रहा होगा, जब कोई चीज काफी न्यूज में रहती है तभी पूछा जाता है। ठीक है। तो वही बोला गया कि एक अवेयरनेस जो थी वो जारी करी जा रही थी कि क्या इंपॉर्टेंस है हिमालयन नेटल की। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस थी और किसके लिए इसकी बात करी जा रही थी। ठीक है। तो यू हैव 10 सेकेंड्स। छोटा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखिए। अब देखिए क्या था कि वो जो हिमालयन नेटल था, इसका नाम हिमालयन नेटल क्यों रखा है? ऑब्वियसली हिमालयन रीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एविडेंटली पाया जाता है। अब हो क्या रहा था उस टाइम पर, जो हिमालयन नेटल थे उनके जो फाइबर थे, उनके जो फाइबर थे, फाइबर जो थे इनके वर यूज्ड, या फिर अभी भी यूज किए जाते हैं, तो आर लिख देता हूँ, फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक इको फ्रेंडली फैब्रिक्स। ठीक है। तो इको फ्रेंडली फैब्रिक्स बनाने के लिए इसके फाइबर्स को यूज किया जा रहा था। किसके फाइबर्स को? हिमालयन नेटल के फाइबर्स को। इस वजह से ये उस टाइम पर न्यूज में था। तो अब जब इको फ्रेंडली फैब्रिक बनाया जा रहा है इसके फाइबर से, तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आएगा? ऑब्वियसली टेक्सटाइल फाइबर में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो उस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन से हम क्या ले जा सकते हैं? क्योंकि ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्टैटिक का पोर्शन नहीं है, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी स्पीशीज न्यूज में है तो आपको ये तो पढ़ना ही है कि वो कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर नहीं मिलती है, क्या वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि उसका यूज क्या है। ठीक है। तो यही सारी चीजें ना मैं आपको करंट अफेयर के सेशन में करवाता हूँ, है ना, जिसमें मैंने अक्टूबर की करंट अफेयर्स के 100+ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। और वहीं पर नवंबर के, अभी हमने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। एंड आने वाले सैटरडे संडे में आपको बाकी 15 से लेके 29 नवंबर तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक दिन के इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टी होती है, तो इस वजह से 30 नवंबर की कुछ इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल नहीं होगी। बट वो मैं आपको 1 दिसंबर में करवा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जाके आपको करंट अफेयर करवाता हूँ, तो जो भी डे बीच में मिस होता है उसकी करंट अफेयर आगे आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब देखिए जरा, तो इस क्वेश्चन से आप इतना ही ले जा सकते हैं कि आपको ये भी पढ़ना है कि
किस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर प्लांट की या एनिमल की, कहाँ कहाँ पे वो यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अगला क्वेश्चन जो है वो है सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 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 मैं बार बार बता चुका हूं आपको ये, जब तक आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखता जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि ये गलत ही है, तब तक आप उसे गलत नहीं मानेंगे। अगर उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस 0.5 टाइम 0.1 भी होंगे, मतलब कि 0.0000001 भी होंगे, तब भी आप उस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसके मार्क्स आपको घर लेके जाने हैं, ये आपको गलत नहीं करने। ठीक है, 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये रिमोट सेंसिंग है क्या, उसके बाद हम उस पर चलते हैं वापस। ठीक है, क्वेश्चन पर देखिए, रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, बट आप वहां पर डिफैक्टो मतलब कि ऑन द स्पॉट वहां पर आप नहीं हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पर आप क्या कर रहे हैं, रिमोटली रिमोटली उस जगह की डेटा को या उस जगह की इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि फ्रॉम अ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप वहां पे मौजूद नहीं है मौके पर आप क्या कर रहे हैं, आप रिमोटली उस जगह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। इसे रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रिमोटली किसी चीज को सेंस करना। ठीक है, वो चीज क्या होती है, वो चीज है डेटा। अब देखो, रिमोट सेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया का वेदर, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड में एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, या वेटलैंड है, या फिर ओशन है क्या नहीं है, हर चीज आएगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन, मतलब ऊपर से रेडिएशन भेजी जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि वो रेडिएशन वापस आएगी। अगर उस रेडिएशन को आने में बाकी रेडिएशन से ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि वो उसकी डेप्थ ज्यादा है उस एरिया की, और बाकी एरिया, अगर यहाँ से कोई चीज आ रही है, यहाँ से रेडिएशन जल्दी पहुंचेगी, यहाँ से रेडिएशन थोड़ी लेट पहुंचेगी, चाहे वो मिली सेकेंड्स का फर्क हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस एरिया की डेप्थ ज्यादा है। इस तरीके से वो सेंस करते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आईआरएस एंड इसरो इस पर काम करते हैं। आईआरएस जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है, इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डेटा फॉर एनएनआरएमएस। ये एनएनआरएमएस क्या है, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको डेटा ये प्रोवाइड करते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट इसके अंडर चलता है, इसरो के अंडर चलता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वाटर से रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड डेटा, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड डेटा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, अब की रोल क्या है भाई, इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है, जैसे आप स्टार्स देखते हो, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन, मतलब बहुत सारी सैटेलाइट्स है पर्टिकुलरली पूरे अर्थ में, ताकि वो क्या करे, ताकि वो एक अच्छा डेटा हमें प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनवायरनमेंट को चेक करने में, कहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, कहाँ डेजर्टिफिकेशन ज्यादा है, कहाँ ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा एमिट हो रही है, कहाँ पे कम एमिट हो रही है। पैडी क्रॉप जो है, पैडी क्रॉप आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा मीथेन जो हमें देखने को मिलता है, मीथेन गैस जो एमिट करता है, वो पैडी क्रॉप से होता है। ठीक है, पैडी क्रॉप से होता है। तो उन सारी चीजों को मॉनिटर करना। ठीक है, फिर रिसोर्सेज को चेक करना कि कहाँ पर कौन से मिनरल ज्यादा है, कहाँ पे नहीं है, उन चीजों को सबका मैप बनाना, है ना, वेदर एंड क्लाइमेट को चेक करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये रिमोट सेंसिंग से की जा सकती हैं। अब आप आइए क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलरली डेटा ही ना दिया गया हो कि डेटा ही दे दिया कि भाई साहब यही है,
ठीक है। तो आप चलो मैं मान सकता हूँ कि आप उसे गलत माने, लेकिन जब तक वेग स्टेटमेंट दे रखी है, वाइड स्टेटमेंट दे रखी है, आप उसे गलत नहीं मानेंगे। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, हर क्लास में ये बात बताता हूँ। अब देखो, क्लोरोफिल कंटेंट इन दी वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये तो नहीं बोला कौन सी लोकेशन, कहाँ की लोकेशन, कितना कंटेंट, कुछ नहीं बोला। एक वेग स्टेटमेंट है कि क्लोरोफिल का कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन चेक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने बोला हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया जा सकता है। ओके, तो ये भी चेक किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये तो लास्ट पॉइंट था ही, तो ये तो अभी हमने पढ़ा भी था। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर, मान लो कितना रेडिएशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, प्लस कितना वहां का वेदर कैसा है, वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां पे पॉल्यूशन कितना है, सब कुछ चेक किया जा सकता है। तो ये क्यों नहीं चेक किया जाएगा? बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला कहीं पे भी आपको पर्टिकुलरली डेटा नहीं दे रखा है, सिर्फ एक वेग स्टेटमेंट, वाइड स्टेटमेंट दे रखी है, आप उसे सही मानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये करेक्ट है, 1 2 3। चीजें तभी गलत होती है जब ना स्पेसिफिकली कोई डेटा ही दे दिया है जो आपको पता नहीं है, और बहुत ही ऐसा समझ लो कि स्पेसिफिक डेटा है, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, मैं बोलता हूँ कि हर जगह नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचे कि हर डेटा गलत है, तो हर डेटा गलत नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्या न्यूज में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि डेटा वो ऐसा ही पूछते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा डेटा पूछ रहे हैं ना जो आपको नहीं पता होना चाहिए, जो बहुत ही मतलब कि छोटी सी चीज से पूछ लिया है, तो यूजुअली वो डेटा करेक्ट होते हैं। बट अगर वो कोई भी डेटा ऐसा है जो आपको पता ही होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, उन डेटा के साथ वो खेलते हैं। ठीक है। अब देखो जरा, विद रेफरेंस टू दी स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे ये नहीं बोला कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बोला परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? इतना बड़ा एरिया है, इसमें से ज्यादातर एरिया किसका है जो फॉरेस्ट कवर में है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, ना कि क्या पूछा है कि टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर होता तो उसका आंसर चेंज हो जाता है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो परसेंटेज पूछ लिया, ठीक है, और दूसरी बात ये कोई टॉप के कंटेंडर्स भी नहीं है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप वगैरह आते हैं, और यहाँ पर तो वो दिए भी नहीं ऑप्शंस, तो उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा मान लीजिए कि हार्ड था। बट फिर भी क्योंकि अब आ गया था तो करना है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चीजें पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, तो आपके पास क्या है? आपके पास है 15 सेकेंड्स, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे दिया जो ऑप्शंस में हमें स्टेट दी गई है उनके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे ये है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के पास मध्य प्रदेश, परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है उड़ीसा, और फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो वन देख लो कहाँ लास्ट पे है, वन दो जगह लास्ट में, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि थर्ड कहाँ पे फर्स्ट है, ये रहा सी ऑप्शन है। बट ठीक है, उस टाइम के हिसाब से जो था जो था, आज के हिसाब से डेटा देख लेते हैं। अब देखो एक चीज बता देता हूँ, ये जो फॉरेस्ट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये बायएनियल रिपोर्ट है, ठीक है। बायएनियल का मतलब होता है वंस इन 2 इयर्स, वंस इन, ठीक से लिख देते हैं बाद में आपको रिवाइज करना आसान होगा, वंस इन 2 इयर्स, ठीक है। तो अब 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, अब 2025 में भी रिपोर्ट आएगी दिसंबर एंड तक, ठीक है। अब क्या है, जब ये रिपोर्ट आएगी मैं आपको करंट अफेयर्स में करवा दूंगा 2025 की रिपोर्ट। बट अभी 2023 का डेटा देख लो, देखो ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से अगर आपको पुराना डेटा भी याद है ना, उसमें आपको दिमाग में अपने अपडेट ही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा चेंज कभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि हर 2 साल में हो रहा है, 2 साल में इतना कोई ड्रास्टिक चेंज हमें फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें
तो 25.17% है। यूजुअली बोला जाता है कि 33% होना चाहिए, मतलब 1/3 ऑफ द लैंड एरिया शुड बी ऑफ फॉरेस्ट, बट अभी हमारे इंडिया का कितना है 25.17। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट कवर कितना है, जिसमें देखो फॉरेस्ट कवर अलग है, ट्री कवर अलग है। फॉरेस्ट कवर कितना है 21.76, ट्री कवर कितना है 3.41, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल कवर निकल जाता है जो ग्रीन कवर है हमारे इंडिया का। उसके बाद ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, मतलब कि फॉरेस्ट जहां पर पहले से थे उनमें सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है। सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर ओडिशा में। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे बाय एरिया बोल रहे हैं कि किसके पास, हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट्स के पास सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा बड़ा किसके पास है, मध्य प्रदेश, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़ जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, फिर ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र। ओके, अब आते हैं परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा जो है वो है मिजोरम में, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, बैम्बू एरिया इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो मेन तीन जो पॉइंट्स है ये याद रखना, और ये जो ऊपर के तीन पॉइंट्स है ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो जरा मीथेन हाइड्रेट उस टाइम पे रहा होगा भाई किस वजह से न्यूज में, तो पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, अब पूछ लिया है तो स्टेटमेंट्स पढ़िए। जो मैंने आपको बोला है ना, जैसे जब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसी तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर कुछ बहुत एक्सट्रीम लगता है तो ही उसे हटाना, अगर एक्सट्रीम नहीं लगता है तो उसे मत हटाना। करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप ये चीजें फॉर्म कर सकते हो, ये चीजें अपने दिमाग में ला सकते हो कि अगर बहुत ज्यादा कुछ पर्टिकुलर होके ही कुछ डेटा दिया है, कुछ दिया है, तभी हम उसे गलत मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ओके, यू हैव 15 सेकेंड्स, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए पहली स्टेटमेंट जो है मीथेन हाइड्रेट से रिलेटेड वो ये है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। अब देखो माइट लिखा हुआ है और बोला ट्रिगर, कितनी निकालेगी कितनी नहीं निकालेगी कुछ नहीं बोला। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी उसमें से एक मीथेन भी होगी, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस होगी उसमें से मीथेन भी होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आइस शीट्स के अंडर थे। आइस शीट्स के अंदर मेनली कौन थे, मेनली आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स दिखेंगे, और आपको पता है कि एनिमल और प्लांट्स मीथेन गैस रिलीज करते हैं, तो ऑब्वियसली मीथेन गैस तो निकलेगी ही। ठीक है, large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor। ये देखो ये नॉलेज बेस्ड है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो मीथेन हाइड्रेट है उसके ज्यादातर, मैंने अभी ऊपर आइस शीट्स का एग्जांपल दिया, आइस शीट्स के नीचे और सी फ्लोर के नीचे, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स दबे हुए हैं, तो वहां से मीथेन हाइड्रेट रिलीज होती है। ठीक है, तो लार्ज डिपॉजिट इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ पे, आर्टिक टूंड्रा में और सी फ्लोर के बेड पर। ठीक है, तो एकदम सही बात है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और टू। ठीक है, बहुत वाइड, ये तो नहीं बोला, ये तो नहीं बोला कि पर्टिकुलरली 7 ईयर्स में, पर्टिकुलरली 15 ईयर्स में, पर्टिकुलरली 100 ईयर्स में, नहीं, और डेकेड और टू, कितना वेग डेट, मतलब कि पीरियड दे रखा है। ऐसी चीजें करेक्ट होती है, मैंने बोला है बहुत वेग या वाइड चीजें दे रखी हो, बहुत सिंपली बोला हो, तो वो चीजें करेक्ट होती है। कुछ डेटा दिया हो प्लीज, तभी किसी चीज को ऐसे गलत करना। ठीक है, तो मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस द कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब 1 2 3 करेक्ट हो गए हैं, बट अब देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार मीथेन हाइड्रेट के बारे में पूछ लिया तो फिर से नहीं पूछेंगे, न्यूज में आता रहता है तो पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। ठीक है,
अब मीथेन हाइड्रेट है क्या? मैंने आपको क्या बोला, कहाँ पे मिलता है मेनली? आर्टिक टूंड्रा में या आइस शीट्स के नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स में फॉर्म हो चुका है और आइस लाइक सॉलिड है, आइस लाइक सॉलिड है, जहां पर मीथेन गैस जो है वो ट्रैप है। किस वे में? मीथेन गैस ट्रैप है वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। क्या बोला गया? आइस लाइक सॉलिड में है, आइस लाइक सॉलिड में। कैसे पहुंचे वहां तक? जब मीथेन जो मीथेन गैस है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो जाए तो उसे मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। समझ गए? जब भी मीथेन गैस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप हो जाए उसे मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। और मीथेन हाइड्रेट कैसी फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। अब कैसे टेम्परेचर में बनते हैं? हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में, दोनों में बनते हैं। ठीक है। उसके बाद कैसे बनेंगे, लेकिन सॉरी, लो टेम्परेचर में बनते हैं और हाई प्रेशर में बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सी फ्लोर की बात जब करी तो सी फ्लोर पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप खुद देखो, ऊपर इतना पानी है, जितना पानी ऊपर है, जितना वॉल्यूम पानी का है उतना नीचे प्रेशर होगा ना। ठीक है। तो सी फ्लोर पे जब बोला गया मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। वहीं पर अगर आप आर्टिक टूंड्रा की बात करो या टूंड्रा की बात करो तो वहां पर आइस शीट्स हैं, आइस शीट्स के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से वहां पे बोला, यहाँ पे बोला गया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब वही है कि मतलब आइस शीट्स के नीचे, ऐसे समझ लो। ठीक है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब वही है। अब देखो जरा, अर्निंग इन, हाँ, याद रखना, अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो फायर आइस के नाम से आ सकता है कि फायर आइस किसे बोलते हैं। तो याद रखना, मीथेन हाइड्रेट जो होती है उसे ही फायर आइस बोलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फायर आइस आपने एक नेम देख लिया, मीथेन हाइड्रेट के और क्या क्या नेम है? ये सारे जो है वो मीथेन हाइड्रेट के और भी नाम है। ठीक है। तो प्लीज ये भी याद रखना, एक बार पढ़ो, रिवाइज करो, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। अब मीथेन हाइड्रेट रिलीज कैसे होगी? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आपको पता है, उसकी वजह से ये रिलीज हो सकती है आइस शीट्स के नीचे से। ठीक है। और जब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ गैसेस का ही गैसेस के आने की ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे वायरसेस के फैलने की। ठीक है। जैसे आपने कोविड देखा, कोविड एक पैंडेमिक बन गया था, वैसे ही बहुत सारे वायरसेस हैं जो इन आइस शीट्स के नीचे हैं। कैसे हैं? क्योंकि जो एनिमल्स पहले थे उनके कांटेक्ट में हम कभी भी नहीं आए। ठीक है। उनके कांटेक्ट में हम कभी भी नहीं आए। ठीक है। बट अब क्योंकि आइस शीट्स पिघल रही हैं तो नीचे से जो एनिमल बाहर आ रहे हैं उनके पास, उनके साथ वो सारे वायरस होंगे जो किसी एज में रहे होंगे, बट उनके कांटेक्ट में हम कभी नहीं आए। लेकिन अब जब वो वायरस रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में तो वो हम तक भी पहुंचेंगे और क्या पता फिर से एक ऐसा ही पैंडेमिक बन जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पैंडेमिक होने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। अब बोला गया है कि जब आप बर्न करते हैं क्रॉप बायोमास रेसिड्यू को तो कौन कौन सी गैसेस जो है वो रिलीज होती है। इसमें से एक गैस को लेके आप कंफ्यूज होगे, ठीक है, जो कि है ओजोन। बट ओजोन एक सेकेंडरी गैस है जो कि इसके रेसिड्यू, मतलब कि ये समझिए कि इसके बर्निंग पे जो गैसेस निकलती है उसकी वजह से ओजोन भी फॉर्म होती है ट्रोपोस्फेयर पे। एंड ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन फॉर्म हो रही है, याद रखना, ओजोन दो टाइप की है। एक तो आपने जो पढ़ाई है स्ट्रेटोस्फेयर पे, और एक होती है ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर पे है वो सेकेंडरी है। वो क्या है? सेकेंडरी गैसेस है जो किसी और गैसेस की वजह से फॉर्म हो जाती है, किसी और रीजन की वजह से फॉर्म हो जाती है और ये होती है हार्मफुल। बट जो हमें यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे? यूवी रेस से। जो ट्रोपोस्फेयर की हार्मफुल गैसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ओजोन लिखा था यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा नहीं था स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो इस वजह से हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मान के इसको यूपीएससी ने करेक्ट माना था। ठीक है। तो जब भी कोई क्रॉप रेसिड्यू, जैसे आपने देखा है ना कि एनसीआर रीजन में क्यों पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में क्रॉप्स को जलाया जाता है। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, जो पॉल्यूशन है वो सारा, आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरफ एयर फ्लो कर रही होती है तो इस तरफ सारा पॉल्यूशन आ जाता है।
ठीक है। अब होता क्या है, उसकी वजह से इसीलिए क्वेश्चन बना दिया गया कि कौन कौन सी गैसेज है भाई जो इसके बर्निंग से निकलती है। आप सोचो कि यूपीएससी कहाँ तक जाके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो उस टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑब्वियसली निकलेगी, जब भी कुछ रेसिड मतलब कि कोई भी बायोमास जलाया जा रहा है तो फिर उधर से कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगी। मीथेन गैस भी निकलती है। अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं कि पैडी क्रॉप से मीथेन गैस निकलती है। ऊपर ही पढ़ के आए हैं तो सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल निकलती है। ओजोन बिल्कुल निकलती है। ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट थे, बट हाँ मुझे पता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी सारी तो आपको चीजें पता ही थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ना कि आगे अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सी गैसेस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन CH4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ NOx। NOx मतलब जितने भी ऑक्साइड्स है ना नाइट्रोजन के वो, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सारी चीजें, ठीक है, NOx लिख दिया इसलिए। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया ही था। फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs, जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है, ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ट्रिगर होता है, और ये हमें एज अ सेकेंडरी गैस देखने को मिलता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपको, नॉन मीथेन हाइड्रो कार्बन। मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, ये सारे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्या पता फिर से क्वेश्चन आ जाए और इन चारों को बदल के बाकी सब चार दे दिए जाए या तीन दे दिए जाए, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर हो गया ओजोन, फिर हो गया PM 2.5, PM 10 सारे, ठीक है। फिर एमोनिया NH3, ये सब रिलीज होते हैं। एमोनिया से रिलेटेड भी नीचे क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम एमोनिया से रिलेटेड चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी गैसेज है जो रिलीज होती है इन द बर्निंग ऑफ क्रॉप या फिर बायोमास रेसिड्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जब, तब आपको समझ में आता है कि क्यों प्लेसेस इन न्यूज वाली क्लासेस जो मैं आपकी मंथली ले रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको करंट अफेयर के सेशंस में ये मिल जाएगी, वहां पे आप देखना। अक्टूबर की या नवंबर दोनों की मैंने प्लेसेस एंड न्यूज अपडेट कर दी है। तब आपको समझ में आएगा क्यों ये प्लेसेस एंड न्यूज पढ़ना था। क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तब हमें समझ में आता है यार काश तब मैं पढ़ लेता, इसलिए कह रहा हूँ अभी जाके पढ़ लो। एक एक घंटे के लेक्चर है, कोई बड़े लेक्चर नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको कुछ सी दे रखे हैं, जैसे रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रिएटिक सी, ठीक है। अब आप क्या किया करो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप देखो कहाँ पर कौन सी चीज नहीं है। अब मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने आपके लिए चीजें आगे ऐड करी है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इनमें से एड्रियाटिक सी के साइड में अल्बेनिया है, बिल्कुल है, ये तो करेक्ट है। ब्लैक सी और क्रोशिया, ब्लैक सी और क्रोशिया तो बिल्कुल साथ में नहीं, तो ये गलत हो जाता है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान बिल्कुल है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, बिल्कुल सही बात है। रेड सी सीरिया कोई मतलब नहीं है, और सीरिया ऊपर से, रेड सी से कोई मतलब नहीं है। मेडिटेरेनियन सी होता तो मान लेते हो, ये गलत है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको आपके लिए ले आया हूँ, ठीक है। तो ये जो रेड सी है, देखो सीरिया कहाँ है, सीरिया इधर है, इराक के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, रेड सी से मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो वो गलत कर रहे हैं वो बहुत ही जानबूझ के गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोरक्को देख लो, मोरक्को बिल्कुल है मेडिटेरेनियन सी है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी है। मैंने बोला था ना सीरिया लग रहा है मेडिटेरेनियन सी से, तो ये लग रहा है, देखो यहाँ पे ये किसके हैं, यहाँ पे इराक के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, जॉर्डन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज एकदम ठीक है कि मोरक्को यहाँ पर है। आप जब इस PDF को देखेंगे ना तो आराम से बैठ के पढ़ना कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन से सी के साइड में है, ठीक है। तब आपको चीजें और इजीली समझ में आएगी। अब देखो ये एड्रिएटिक सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है, ऊपर की साइड है। क्या है यहाँ पे, अल्बेनिया आ रहा है, बिल्कुल अल्बेनिया आ रहा है, समझे इस बात को। अब देखो जरा, ब्लैक सी की बात करते हैं। ब्लैक सी के साइड में कौन सी कंट्री पूछी हुई थी, मैं भूल गया, एक मिनट में देख लेता हूँ। मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन नहीं, ब्लैक सी के साइड में क्रोशिया पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्रोशिया बिल्कुल भी मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद भी देख सकते हैं, एक बार मैप मैंने आपके लिए ऐड करे हैं, आप आराम से इसे बैठ के देखिएगा। और जब मैंने कह दिया ना आपको कि देखिएगा, तो प्लीज देखना। ये नहीं कि जैसे मैं अभी आगे बढ़ गया आप भी आगे बढ़ जाओ, नहीं भाई, मुझे तो पता है, आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये यहाँ पे मैंने इसके लिए डाल दिया। ये चीज याद रखना, ये जो है ना, ये उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है कैस्पियन सी के साथ, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये उज्बेकिस्तान है। ये क्या है, ये अरल सी है। ठीक है। ये किसके बीच में है, ये आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। बट याद रखना कि कजाकिस्तान एकदम आगे आ जाता है उज्बेकिस्तान के, और कैस्पियन सी तक उज्बेकिस्तान नहीं जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। ये कौन सा सी है, अरल सी है। ठीक है, न्यूज में आते रहते हैं, इस वजह से याद हो जाते हैं। आपको भी याद हो जाएंगे जब आप कॉन्टिन्यूसली चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक है। लास्ट के 1 महीने में करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लास्ट के 2 महीने में तो नहीं होगा, पहले से पढ़नी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए जरा, बोला गया है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 years। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जरा। होता क्या है कि ये एक तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा। दूसरी बात, 2010s के टाइम से ही, 2010s के टाइम से ही, ठीक है, हमने देखा कि इंडिया जो है ना, वो टॉप पे है। इंडिया आज भी टॉप पे है। राइस के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में कौन आता है, इंडिया आता है। ठीक है। उसके बाद, अब इससे रिलेटेड हमें डेटा क्या पता होना चाहिए, देखो मेंस में भी इसे यूज कर सकते हो, और क्या पता कभी राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन दे दिया कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट राइस का एक्सपोर्टर है, तो अब वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पता हो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारी कितनी परसेंटेज है, और कहाँ कहाँ हमारी की मार्केट है जहां पर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। आप समझिए, जब उन्होंने प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा है, मतलब वो इंपॉर्टेंस रखता है, और उसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपकी वही हेल्प कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया की अगर बात करें, तो 40% जो सप्लाई है ग्लोबल मार्केट की, वो कौन करता है, वो इंडिया करता है। ठीक है। प्लस उसके बाद बात करें कि हमारी की मार्केट्स कौन सी है। ठीक है। तो मेनली जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है ना, जहां पे राइस उग ही नहीं सकता, वहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई, एंड प्लस वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज में भी। अब सारी तो लिखवाऊंगा तो बहुत सारी है, पर वेरियस अफ्रीकन, अफ्रीयन लिख दिया, अफ्रीकन कंट्रीज या नेशंस, कुछ भी लिख लो, कंट्रीज। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये हमारी की मार्केट्स हैं जहां पे हम सप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन जहां पे मुझे टाइम देना होगा, मैं वहां पे आपको टाइम दूंगा। ठीक है। बट जहां पर टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, वो फायदा भी नहीं है। अब देखो, ये चीजें भी आपसे पूछी गई हैं कहाँ से, ये पूछी गई हैं आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड ही, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। बट देखो, मैं यही कहूंगा, मैं इसके लिए आपका साथ दूंगा कि सारी चीजें इनमें से पता होना मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ 50% से भी कम कट ऑफ जाने का यही रीजन है। बट मैं आपका साथ एक और चीज में नहीं भी दूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज ऐसी है जो आपको पता ही होनी चाहिए, और जो आपको अगर पता हो तो आप इसमें 50-50 तक पहुंच सकते हैं। वो कौन सी आपको ढूंढनी है, आप 10-15 सेकंड से सोच लो, समझ लो।
देखिए, जेमू ग्लेशियर जो है वो बहुत टाइम से न्यूज में रहता है। ठीक है, क्यों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें हमेशा मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें हमेशा ऐसे देखने को मिलता है, वर्ड भूल गया हूँ, चलो ठीक है, मेरे को याद आते तो मैं बताता हूँ। अभी मैं जेमू ग्लेशियर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। ग्लेशियर एक वर्ड है जो मैं भूल गया, उसका मतलब स्पेसिफिक टर्म है उस चीज के लिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये क्या है, ग्लेशियर, जो जेमू ग्लेशियर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कंचनजंगा जो है उसके बेस पे देखने को मिलेगा। एट दी बेस ऑफ कैन चेंग, एक मिनट, KANG आएगा, CHAN फिर जंगा। ठीक है, अब देखो ये आपको कहाँ पे, इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, सिक्किम रीजन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मानस रिवर नहीं ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे मानस रिवर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती है, वेरियस रिवर्स, बट उसमें से कोई भी मानस रिवर नहीं है। बल्कि एक बड़ी रिवर जो आपको पता होनी चाहिए वो है तीस्ता, जो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये गलत है जो मैं कह रहा था कि ये कैच आपको होना चाहिए था, इससे आप 50-50 तक पहुंच जाते, क्योंकि आप ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। अब उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम थी जो आपको पता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ड है। तो जो मिलम ग्लेशियर है ये आपको जो है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, मिलम ग्लेशियर। यार उसका मेरे को नाम अभी तक याद नहीं आया। ठीक है, जेमू ग्लेशियर पर क्यों ये न्यूज़ में रहता है, वो इवेंट है, उस इवेंट की एक टर्म है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार दिमाग से निकल जाता है। तो अभी देख लेते हैं इसके मिलम के बारे में। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ देखने को मिलेगा, कुमाऊं हिमालयाज में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, यूके। ठीक है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली किसका सोर्स है, यहाँ से कौन सी आपको रिवर देखने को मिलती है, गौरी गंगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सोर्स ऑफ गौरी गंगा रिवर। पर ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड साइड में हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट उस प्रेशर में सारी चीजें हमें याद नहीं आ सकती। ठीक है, बट भी 50-50 तक आप पहुंच सकते थे। अब देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में प्लीज याद रखना, 12 शिगरी जो है रिवर कौन सी देखने को मिलती है, चेनाब। बाकी जितने आपको यहाँ पे दिखे ना, जैसे सियाचिन में कौन सी है, नुब्रा। अब एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। सोचो, उन्होंने यहीं से बनाए, नुब्रा रिवर से उन्होंने क्वेश्चन बनाए। तो अब आप मेरे कहने से क्या करना, जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे, आप क्या करना, आप एक बार मैप पे देखना यमुना रिवर कहाँ से आ रही है और कैसे यहाँ पे इन्होंने बंदर पूंछ जो है वो जगह को जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या करना कि जो नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर देखना कहाँ से निकल रही है, कहाँ से नहीं निकल रही है। ठीक है, वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बट आप फिर भी मैप में देखना, और इन सारी रिवर्स को देखना और इन सारे ग्लेशियर्स को देखना, क्योंकि आगे आने वाले सालों में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बट बनाए जाएंगे हमेशा मैपिंग से ही। ठीक है, तो वो मैपिंग आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ये न्यूज में था। अब क्यों न्यूज में था, अगर मैं बता दूंगा तो फिर आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लो, समझ लो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, देखिए, यहाँ पे लिखा है ये जो ट्रियाजोफोज है, फोरेट है, मिथाइल पैराथियन है,
ये सब क्या है? ठीक है, और ये भी कार्बोफ्यूरन, ये सब क्या है? इससे आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि केरला ने इन चारों को, इन चारों केमिकल्स को, इन चारों पेस्टिसाइड्स को केरला ने बैन किया था, बैंड इन 2019। उस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ये क्या है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज आपसे पूछी जा रही है उसकी रेलेवेंस होती है। हाँ, मैं मानता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है वो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें हम करंट अफेयर्स में कवर कर लें, और वो भी क्वेश्चंस की फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम में पता हो कैसी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, वहाँ ऐसी सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा कि इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, और ये तो वैसे ही न्यूज़ में रहता है एज अ पेस्टिसाइड, बाकी सब नहीं भी पता होता तो ये तो पता होना चाहिए कि कार्बोफ्यूरन एज अ पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी बर्ड्स के बॉडी में जा रहा है जिनकी वजह से उनकी डेथ भी हो रही है। और उसमें से एक स्पीशीज है, या मैं बोलूँ एक बर्ड ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सा बर्ड था। ठीक है, तो ये क्या है? पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन कब हमें देखने को मिले थे? 2014 में भी, 2015 में भी। 5 साल पूरे हुए और फिर से वेटलैंड के ऊपर, रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे 2019 में। मतलब कि 5 साल बाद हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रेलेवेंस देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन से। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको 15 से 20 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लो, समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है, और इससे रिलेटेड थोड़ा स्टैटिक का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। चलिए, अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, मैंडेटरी है। ठीक है, जब भी आपको मैंडेटरी ऑब्लिगेशन कहीं देखने को मिल जाए, सोचना समझना। लेकिन याद रखना, ऐसे ही एक कन्वेंशन मैंने आपको नवंबर की करंट अफेयर्स में करवाया, जो कि मैंडेटरी है, जो कि ऑब्लिगेशन है कि उसे फॉलो ही करना है। और क्यों न्यूज़ में है? उसका नाम है वाटर कन्वेंशन। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि बांग्लादेश ने उस कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मेनली कन्वेंशन जो है वो मैंडेटरी होते हैं नहीं होते हैं, ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप सारे कन्वेंशन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में वो आप पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें हम करंट अफेयर में कवर कर रहे हैं। अब देखियो, देखो जरा, ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल। भाई ये भी नहीं बोल रहे वो कि रामसर साइट्स के जो वेटलैंड है उनकी बात ही, वो कह रहे सारे ही जितने इंडिया में हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑल गलत हो गया, इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गलत हो गया। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। मैंने जब भी आपको बोला, जब भी कोई चीज ऐसे बोली गई है कि ये चीज इसकी वजह से बनाई गई, ये चीज इसने बनाई, ये पर्टिकुलर इन्वेंशन इसने करी, ऐसी चीजें हमेशा गलती होती है। और उसका जो एक जैसे हम कहते हैं कि अ, मतलब कि एक चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल गई जो हमने प्रीवियस ईयर में भी देखी थी, उसका एक सबूत हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये इसके रिकमेंडेशन पे नहीं थी। अब आपको याद रखना है ये किसके रिकमेंडेशन पे थी, क्योंकि आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये इसके रिकमेंडेशन पे बनी थी। तो आपको याद रखना है कि इट वॉज मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ
ईपीए, ईपीए क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। अब तक तो दो तो याद ही हो गए होंगे आपको, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट और ये डब्ल्यूपीए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी डब्ल्यूपीए और ईपीए, ये दोनों तो आपको याद ही हो गए होंगे, है ना, और ईयर भी याद हो गए होंगे, इतनी बार हमने पढ़ लिए। फिर लिखा है कि ये जो रूल्स है वेटलैंड से रिलेटेड ऑल्सो एनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स। अब देखो वेटलैंड्स की अगर आपको डेफिनेशन याद है जो हमारे रूल्स में दी गई है, तो आपको पता है कि उसमें ड्रेनेज एरिया हो या कैचमेंट रीजन हो, वो वेटलैंड उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी जो वेटलैंड के बेसिक्स में हमने तब भी पढ़ी थी जब 2014-15 में मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया था और रामसर साइट्स के बारे में भी बताया था। तो इसमें जो है थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है, बट फिर भी हम थोड़ी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। पर आपसे मैं क्या चाहूंगा, क्योंकि मैं ये आपको चीजें बहुत बार करवा चुका हूं, मुझे बस इतना बताना है कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी इंडिया में, पहले लिख देता हूं, विच, मतलब कौन सी थी और कब ऐड करी गई थी। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखना है, इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक बताई थी कि इसके आसपास थी, कब थी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने बार थी और कितनी थी, मतलब दो थी उस टाइम पे जो ऐड करी गई थी, पहले कौन कौन सी थी वो, ये आपको बताना है। और उसके बाद अभी 94th रामसर साइट अभी ऐड करी गई है, जो मैंने आपको करंट अफेयर में प्लेसेस एंड न्यूज में करवा दिया, ठीक है, वो कौन सी है ये भी आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, बताना। अब देखो जरा, ये बोला गया कि जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में स्टार्ट हुआ, कहां पर, ईरान में, ठीक है। फोर्स में कब आया? 1975 में, बट मेनली ये डेट याद रखो, ठीक है। मिशन क्या था? ऑब्वियसली रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से, उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो उनकी कंजर्वेशन की यहाँ पे बात करी जाती है। की गो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, बस कंजर्वेशन कैसे कैसे करना है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे कोर ऑब्लिगेशन की बात अगर करी जाए, ठीक है, कोर ऑब्लिगेशन के तीन क्या है, पिलर्स हैं। जैसे सबसे पहले हमें वाइस यूज करना है इसका, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स देखने हैं, उसको सस्टेनेबली मैनेज करना है। जितनी भी रामसर साइट्स हैं आपको उसे डेजिग्नेटिंग उसको डेजिग्नेट करेंगे आप और उसे इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं कौन? रामसर कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डेजिग्नेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू उसको क्या किया जा सकता है, उसे सस्टेनेबल तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, तो उसी की यहाँ पे बात करी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ जो इंडिया का है ना, ये आपने नहीं पढ़ा था, वेटलैंड रूल्स 2010 रूल्स, ये आपने नहीं पढ़े थे। वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 रूल्स, ये आपने नहीं पढ़े थे, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ ब्रॉड डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी कहीं ना कहीं जो रामसर कन्वेंशन में जो डेफिनेशन है वेटलैंड की उससे मिलती जुलती है। जैसे मार्शेस हो गए, फेंस हो गए, पीटलैंड्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो टेम्परेरी है, सब कुछ वेटलैंड है, ठीक है। और फिर जो आपके थर्ड उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि ड्रेनेज और कैचमेंट एरिया को भी वेटलैंड माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो अब समझ में आ गया आपको वो चीज क्यों करेक्ट थी। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज है जो प्रोहिबिट करी गई हैं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिक्लेमेशन, हैजार्डियस वेस्ट डंपिंग एंड अदर एक्टिविटीज जो डैमेज करे वेटलैंड को, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया हुआ है, बैन किया हुआ है, ठीक है। फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसे आप वहां पे रेगुलेटेड वे में कर सकते हैं, जैसे वाटर विड्रॉल, जैसे रिसोर्स हार्वेस्टिंग और ड्रेजिंग, ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं, बट इसको गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड तरीके से, कि मतलब इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना कि आप उसे सस्टेनेबल ही ना रहने दे, इस तरीके से आप वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक तो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो किसके अंदर आती है? MOEF सेक्रेटरी के अंडर आती है, ठीक है।
कंप्राइजिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इनका काम है। फिर स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपको पता है कि लैंड की बात चल रही है तो लैंड तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो कंजर्व भी करेंगे, वो मैनेज भी करेंगे वेटलैंड्स को, ठीक है। बट जो ओवरसी करने की पावर है वो किसके पास है, इस अथॉरिटी के पास है। प्लीज इन दोनों चीजों को याद रखना, अगली बार क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बहुत ही डीप में पूछेंगे, ठीक है। अब अगर इनके काम से रिलेटेड कोई अपील है तो वो अपील कहां पे जाएगी, वो जाएगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, ठीक है। आगे बढ़ते, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं बताता हूँ, बाकी चीजें जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो वो तो आप पीडीएफ मिलने में पढ़ ही लेंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, भाई भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब आपके पास फिर से 10 सेकेंड से आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, ये जो 3 स्टेटमेंट है उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, एग्रीकल्चरल सॉइल से या एनिमल्स हैं या कोई भी बर्ड्स है, उनसे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज में। तो आप कभी भी ऐसी स्टेटमेंट को गलत मत मानना। जैसे कि एग्रीकल्चरल सॉइल है उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है आपको पता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है एंड डेंट्रिफिकेशन होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में निकलते हैं, ठीक है। कैटल जो है रिलीज करते हैं एमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल कैसे करते हैं, एमोनिया मतलब NH3, कैसे करते हैं, देखिए आपको पता है जो कैटल्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं ना, एक्सक्रीट कैसे करेंगे, यूरिन, अच्छे से लिखता हूँ, यूरिन एंड फीसेस, CES फीसेस एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। उससे क्या होता है कि अब जो ये यूरिन एंड फीसेस है ये कौन सी फॉर्म में, ये यूरिया की फॉर्म में है। अब ये यूरिया जो है वो जाता है सॉइल में, और सॉइल में जो ये मेन्योर है, मेन्योर है, इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, और इसके ब्रेक डाउन के बाद आपको यूरिया से यूरिया टू एमोनिया निकलते हुए दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से एमोनिया रिलीज होता है, तो बिल्कुल सही बात है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब चाहे वो एमोनिया हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, कुछ भी हो, वो निकलता है पोल्ट्री इंडस्ट्री से। कैसे निकलता है, सेम जो मैंने प्रोसेस बताया, सेम जो प्रोसेस बताया उससे नाइट्रोजन कंपाउंड, यार एमोनिया भी तो नाइट्रोजन कंपाउंड ही है, समझे इस चीज को। तो उन्होंने सेकंड वाली स्टेटमेंट को और थोड़ा सा ब्रॉड वे में नीचे लिख दिया, तीनों चीजें करेक्ट है, ठीक है। एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है, समझने वाले होते हैं। जो करंट अफेयर्स में चल रहा है आप उसे पढ़िए एनवायरनमेंट को, और बाकी जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, मॉक टेस्ट में आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बुक में एनवायरनमेंट में पढूं, तो मैं आपको बता देता हूँ उससे इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है, ठीक है। आप पूरा महीना 2 महीने लगा देंगे, 1.5 महीना लगा देंगे एनवायरनमेंट की पूरी बुक पढ़ने पे, मैं नाम नहीं लूंगा बुक का, वो बुक पढ़ने पे, पर आपको कुछ आउटपुट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा प्रीलिम्स में,
ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, उससे जो चीज़ें निकाल सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशंस के आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन के मॉक टेस्ट दीजिए जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं एनवायरनमेंट के, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो हार्ड है, तो वो किसी से भी नहीं होने वाला भाई। अगर क्वेश्चन ऐसा है जो सिंपल है, बेसिक से आ गया, तो आप उसे कर ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दो, इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। वहीं से आपकी हार शुरू होती है अगर आप उन क्वेश्चंस को गलत कर दोगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको फिर से सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम दूंगा, 10 सेकंड्स दूंगा, सोच लो समझ लो। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जो है वो क्या है क्या नहीं। चलिए, देखिए, ये अलियार, ईसापुर, कंसाबती, ये क्या है? ये वाटर रिजर्वॉयर्स है। ये आपको अलियार कहाँ देखने को मिलेगा? अलियार आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में भी कहाँ पर? आपको अन्नामलाई हिल्स में। अन्ना अन्नाई मल्लाई हिल्स। वहीं पे ईसापुर की आप बात करेंगे तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपको अगर बोलूँ कि कौन सी रिवर है, तो ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ से कौन सी रिवर जाती है? पेनगंगा। ठीक है। कंसाबती की बात करें तो रिवर का नाम ही है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। कौन सी रिवर जाती है? कंसाबती रिवर। तो आप प्लीज ये याद कर लेना ये कहाँ कहाँ पे है लोकेशन। महाराष्ट्र, कंसाबती वेस्ट बंगाल और अलियार तमिलनाडु। आगे आने वाले सालों में क्या पता पेयर वाले क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि कौन सी जगह पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है और किससे रिलेटेड है? ये है न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। न्यू टेक्नोलॉजी जब भी आएगी ना, तो उसमें आपको देखना है क्या पॉजिटिव कहाँ पे दिया गया है, प्लस क्या कुछ एक्सट्रीम तो नहीं दिया गया। एक्सट्रीम चीजों को आप गलत कर देंगे, पॉजिटिव चीजों को आप यस करेंगे। बट पॉजिटिव चीजें आपकी प्राइस पे नहीं लागू होगी, क्योंकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हो सकता है कि वो सस्ती हो और हो सकता है कि वो महंगी हो। तो उस पे आप मतलब कि उसे आप पढ़ के ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने अगर उसके बारे में पढ़ा है, नहीं तो आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। कोई चीज़ है जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो सस्ती होती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी महंगी होती है, ठीक है। तो आपके पास फिर से 15 सेकंड से आप सोच लो समझ लो। ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में है, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी के बारे में है, ठीक है। तो यू हैव 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको एक एक्सट्रीम चीज दिख जाएगी। क्या दिखेगा? द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि 100% खत्म हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? CO, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये है कि HCNG का मेन एडवांटेज ये है कि एलिमिनेट कर देता है। यार एलिमिनेट नहीं करता, रिड्यूस करता है बाय 70%, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एकदम ही एलिमिनेट कर देगा, नहीं, एक्सट्रीम चीज थी। सेकंड स्टेटमेंट में देखो,
एक्सट्रीम ने लिखा, क्या बोला है, HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। एलिमिनेट ने लिखा ना, रिड्यूस किया है। वो 1% से भी रिड्यूस हो सकता है, वो 90% से भी रिड्यूस हो सकता है, वो 50% से भी रिड्यूस होता है। तो मैंने बोला है, जब भी उनको स्टेटमेंट को गलत नहीं करना है, वो बहुत ही वाइड स्टेटमेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, याद रखना कि ये रिड्यूस क्यों करता है। ये रिड्यूस इसलिए करता है क्योंकि बिकॉज it increases the combustion efficiency of the fuel। अब जब कंबशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, तो फिर जो गैसेस हैं वो कम प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन जो है वो कम देखने को मिलेगा। बोला गया हाइड्रोजन इज अप टू, ऐसा तो नहीं लिखा बिल्कुल 1/5, नहीं लिखा ना, क्या लिखा है, अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर बसेस। अप टू 1/5 का मतलब क्या है, अप टू 1/5 का मतलब है कि 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। मतलब 1 से लेके 20% तक आप वॉल्यूम को ब्लेंड कर सकते हो। तो क्या गलत है, क्या कोई एक्सट्रीम डेटा नहीं दिया ना। आप देखो, अप टू बोला है, अप टू का मतलब क्या है कि 1 से लेके 20% तक, बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जब ये न्यूज आई थी तब बोला गया था कि 18% जो है वो ब्लेंड करना है आपको। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, जब वो डेटा भी दे रहे हैं और उनको ठीक करना है, तो वो ऐसी चीजें ऐड करते हैं, अप्रॉक्स, अराउंड, अप टू, ये चीजें आप याद रखना। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG। मैंने बोला प्राइस के लिए ये चीजें कभी ठीक होती हैं, कभी नहीं होती है, लेकिन जब HCNG आया तो उस टाइम पे इट वॉज एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। बट यार ये मत याद रखना कि हर न्यू टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव ही होगी, ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी है जो सस्ती भी होती है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को याद रखना। ये तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे करंट अफेयर्स में, कि क्या चीज न्यू टेक्नोलॉजी सस्ती है या महंगी है। बट इस क्वेश्चन में ये चीज गलत है, इट वॉज मोर एक्सपेंसिव दैन CNG। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 ही ठीक होते हुए दिख रहे हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, और इससे रिलेटेड अभी हमें चीजें पढ़नी है। ठीक है, आज हम स्टैटिक का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो ज्योग्राफी का है, ड्यू ड्रॉप से रिलेटेड। ठीक है, तो यू हैव 15 सेकंड, सोच लो, समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए समझते हैं। देखो, पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। देखो, लिखा जो है आप उसे खुद पढ़ेंगे, मैं आपको बोल के समझाऊंगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं की कंडीशंस क्या है ड्यू के फॉर्मेशन की। क्लियर स्काई क्यों चाहिए, देखो होता क्या है, कल भी ये चीज समझाई थी, आज फिर से समझा रहा हूँ। ये सन है, ठीक है, और ये क्लाउड्स है, ये क्लाउड्स है, ये लैंड है। यहां से लॉन्ग वेव में लाइट आती है, लॉन्ग वेव में लाइट आती है, बट जब रेडिएट होती है ना वापस, तो ओ सॉरी, शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो सनलाइट आती है ये शॉर्ट वेव होती है, जब वापस जाती है रेडिएट होके तो लॉन्ग वेव में जाती है। लॉन्ग वेव जो है, देखो शॉर्ट वेव जो है वो क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर देती है और हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है, बट जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्लाउड्स को। तो क्या होता है, कुछ जो है वहीं पर ट्रैप हो जाती है, कुछ जो है हीट वहीं पे ट्रैप हो जाती है, जो ये रेडिएशन है, और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप सोचो कि अगर ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये इस पूरे रीजन को गर्म कर देगी, पूरे रीजन को गर्म कर देगी। और जब पूरे रीजन को गर्म कर देगी, तो आप खुद सोचो कि ड्यू ड्रॉप्स जो है वो फॉर्म कैसे होगी। ड्यू ड्रॉप्स को अगर फॉर्म होना है तो उसके लिए तो यहाँ पे ठंडा होना जरूरी है टेम्परेचर का। तो इसका मतलब है, जब भी क्लाउड्स होंगे तो ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस वजह से हमें क्लियर स्काई चाहिए, मतलब क्लाउड्स नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि क्लियर स्काई होना जरूरी है। उसके बाद काम एंड वेरी लाइट एयर।
अब होता क्या है कि अगर मान लो, फिर से ये बनाते हैं, यहाँ पे आपको ड्यू फॉर्मेशन चाहिए और बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वार्म एयर है एंड कूल एयर है, वो दोनों मिक्स हो जाती हैं। और जब वार्म एयर और कूल एयर मिक्स होगी तो उसके बाद जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो प्लीजेंट तो होगा, कि मतलब वो आपको बड़ा मजा तो आएगा उसमें, पर ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ही काम और वेरी लाइट एयर चाहिए, कि ताकि वार्म एयर और कूल एयर मिक्स ना हो। ठीक है। फिर आते हैं हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, ये क्या है। अब आप फिर से यहाँ पे आ जाओ। होगा क्या कि आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपको लैंड है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, पोल्स हैं, सब कुछ है, वहां पर अगर आपको ड्यू का फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ड्यू का मतलब क्या है कि पानी। ड्यू क्या है, ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो अगर ये यहाँ का टेम्परेचर, टेम्परेचर कह रहा हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड नहीं होगा, उसमें वाटर नहीं होगा, तो फिर ड्यू ड्रॉप्स कैसे जमेंगी। समझे इस चीज को, कैसे बनेंगी। तो इस वजह से यहां पर मॉइस्चर होना जरूरी है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होंगी। अगर ड्राई एटमॉस्फेयर होगा तो ड्राई एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ से आएगा, ड्यू कैसे बनेगा। तो इस वजह से बोला गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। फिर कूल एंड लॉन्ग नाइट्स बोला गया। कूल एंड लॉन्ग नाइट्स क्यों, फिर मैंने आपको वही बताया कि अगर आपको ड्यू फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। अब वो फ्रीजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्यू ड्रॉप जम जाएंगे। हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें कूल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो कूल टेम्परेचर कब होगा, जब लॉन्ग नाइट्स होंगी। ठीक है। लॉन्ग नाइट्स में क्या होगा कि सन रेजेस नहीं आ रही, सन रेजेस आते ही क्या करेगी, हीट डेवलप करने लगेगी। तो लॉन्ग नाइट्स में क्या होगा कि ज्यादा लंबे टाइम तक अंधेरा रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा जल्दी कूल होगा, और उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्यू फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब फिर ये ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट, वही मैंने बताया, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा कूल जगह हो गई, वो एटमॉस्फेयर हो गया, तो फिर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वहां पे मतलब कि ड्रॉप्स जो हैं वो सॉलिड देखने को मिलेगी, ड्यू ड्रॉप्स तो देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए ड्यू पॉइंट को। ठीक है। मतलब सॉरी, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे होना चाहिए ड्यू पॉइंट से, या फिर इसका उल्टा बोल लो कि ड्यू पॉइंट जो है वो ऊपर होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से। सिंपल सी बात है। गुड रेडिएटिंग सरफेस। अब आप देखो, आपको हमेशा ड्यू ड्रॉप्स वहीं देखने को मिलेंगी जो गुड रेडिएटिंग सरफेस है। जैसे कि आपको प्लांट की लीव्स देखने को मिलेगी, वो बहुत जल्दी जो है वो हीट को ट्रांसफर कर देती है, वो जल्दी से हीट को छोड़ देती है। आपको इलेक्ट्रिक पोल्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स में आपको ड्यू जमी हुई दिखती है ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सॉलिड है या ये प्लांट्स हैं, ये जितनी जल्दी हीट ट्रैप करते हैं उतनी जल्दी हीट को छोड़ भी देते हैं। ठीक है। तभी आपने देखा है कि जो सैंड है, रेगिस्तान है, वो कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है और कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जो चीजें, जो भी चीजें हैं जिनका रेडिएटिंग सरफेस अच्छा है, वहां पे आपको ड्यू फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जैसे कार की रूफ हो गई, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, प्लांट की लीव्स हो गई, ग्रास के ब्लेड्स हो गए, इन सारी जगह पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है ड्यू का फॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट, कि क्यों फॉर्म नहीं होती है। पहली चीज दे रखी है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज बाय द अर्थ सरफेस। बिल्कुल, ये एब्जॉर्ब करते हैं, बट इसकी वजह से तो क्लाउड्स गर्म होते हैं ना, एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। एटमॉस्फेयर क्यों गर्म होता है, मैंने क्या बोला, कुछ हीट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। जो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से तो वो खुद गर्म होंगे ना। समझे इस चीज को। तो इसलिए लिखा है, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। एकदम करेक्ट है। ठीक है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, देखो, अगला जो क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा किससे, वो रिलेटेड है हमारा 44th अमेंडमेंट से और 99th अमेंडमेंट से, और एक और अमेंडमेंट से जो मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, लूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यू हैव 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए, अब देखो फिर से वही वाला मेरा सबूत जो मैं आपको बता रहा था कि कभी भी ऐसा लिखा हो कि ये चीज इसी ने स्टार्ट करी है, इसी एक्ट से आई या इस पर्सन ने स्टार्ट करी है, इस कन्वेंशन से आई, वो चीजें गलत होती है। बोला गया 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल प्लेसिंग दैट इलेक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब हुआ गया था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक था 39th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 39th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि एक ना कंट्रोवर्सी चल रही थी पीएम इंदिरा गांधी के इलेक्शन से रिलेटेड। तो उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने एक डिसीजन लिया उस इलेक्शन से रिलेटेड, बट उस टाइम की गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं आया, तो वो एक 39th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिससे उन्होंने ये बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो बाकी अथॉरिटीज हैं उनके जो भी इलेक्शन होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं, मतलब उस पे कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, कोर्ट उस पर कोई भी मतलब कि फैसला नहीं ले सकता, ठीक है। बट क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट आया। 44th अमेंडमेंट आया तब जब प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिर चुकी थी, उस टाइम जो इंदिरा गांधी थी उनकी सरकार गिर चुकी थी, उसके बाद ये अमेंडमेंट आया। और उस अमेंडमेंट से तो ये खारिज हुआ था कि अब फिर से जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, ठीक है। तो 39th अमेंडमेंट से ये बात आई थी। ये बात किससे आई थी? ये बात 39th अमेंडमेंट से आई थी। और इसको जो हम कहते हैं कि रिवर्स किसने किया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने रिवर्स किया था कि फिर से ये बोल दिया कि अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर है पीएम के इलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायोलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है, ये गलत हो गया। 99th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ एनजेएसी से रिलेटेड था। उस टाइम पर यह बोला गया कि एक काउंसिल बैठेगी, या फिर मैं बोलूँ कि एक जिसे हम कहते हैं कि पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है वो उसका पार्ट नहीं बन सकता था, मतलब गवर्नमेंट साइड से कोई भी उसका पार्ट नहीं बन सकता था। बट 99th अमेंडमेंट आया कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड या उसमें कौन पार्ट ले सकता है? एग्जीक्यूटिव भी पार्ट ले सकते हैं, लॉ मिनिस्टर बैठेगा और बाकी दो प्रोमिनेंट जो भी उनके हिसाब से लोग हैं वो बैठेंगे। तो एग्जीक्यूटिव की एंट्री हो गई थी किसमें? जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में। अब आप देखो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को तो सॉरी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को या लॉ मेकिंग पावर्स जिनके पास है उनको तो अलग रखना है। तो ये तो उसका एकदम खनन हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो यही लिखा गया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट। तो आगे मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है, मैं आपको बता देता हूँ। वही 39th अमेंडमेंट की तो मैंने आपको पूरी कंट्रोवर्सी बताई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी और ये सब, ये सारी चीजें ये अब आपको पता चल गया। बट 99th अमेंडमेंट को थोड़ा और बता देता हूँ। एनजेएसी जो मैं अभी आपको बता रहा था वो क्या है? वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। उसमें ये बोला 99th अमेंडमेंट से कि अब इसमें जो चूज करेंगे कि किसकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, दो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे, प्लस यूनियन लॉ मिनिस्टर बैठेंगे। मतलब कि इनडायरेक्टली आप देखो कि एग्जीक्यूटिव की एंट्री कर दी है, क्योंकि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो भी फैसला लेंगे वो किसके कहने पे लेंगे? जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगी, समझे। तो टू एमिनेंट पर्सन बाकी जो भी सिलेक्टेड होंगे वो इसका पार्ट बनेंगे। अभी टू एमिनेंट मेंबर्स भी कैसे होंगे वो आपको पता है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद इन्होंने इसी चीज को एनजेएसी को समझाने के लिए आर्टिकल 124 ए 124 बी 124 सी को उसमें ऐड किया। बट फाइनली क्या होता है? फाइनली 2015 में, ये 2014 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा, बट कोई बात नहीं। 99th अमेंडमेंट जो है 2014 में आया था, 2014 में आया था, और अगले ही साल 2015 में इसको क्या कर दिया जाता है? स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या बताया जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खनन है, ठीक है। ये गलत है, एग्जीक्यूटिव एंट्री नहीं हो सकती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर्स, लॉ मेकिंग बॉडी को और जुडिशरी को हमें अलग रखना है, ठीक है। तो ये बोला गया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर के एकदम अगेंस्ट है, ठीक है। तो फिर इसका आउटकम क्या आया? जो कॉलेजियम सिस्टम अभी चलता है, पहले चलता था, वही अभी तक चलता आ रहा है। उसमें जो भी लॉ मेकिंग पावर जिनके पास है या एग्जीक्यूटिव है, उन वो इसमें पार्ट नहीं ले सकते जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में।
तो ये कहानी थी जो आपको पता होना चाहिए। बस एक 44th अमेंडमेंट बच गया है ना, 44th। इसके क्वेश्चंस आगे ईयर्स में आ रहे हैं, इस वजह से मैंने अभी नहीं करवाया है। तो जैसे ही ये क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पर मैं 44th अमेंडमेंट एक्ट को बहुत अच्छे से बता दूंगा। आज मुझे 39th और 99th बताने थे, इस वजह से मैंने इसे ऐड नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। तब अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।